जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग घटना चक्र ई दृष्टि की उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की कल की क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज उस क्लास के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का पहला पॉइंट है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। इस अभियान की शुरुआत की बात करें तो 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण कर इस महाअभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन से किया गया है। तो ध्यान रखना, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत कुकरेल नदी के तट पर स्थित सौमित्र वन से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका भी स्थापित की है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण ग्रीन कवर को 9.23% से बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जीएस के दृष्टिकोण से प्राप्त होता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण का जो प्रतिशत है वो 9.23% है, जिसे बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया है। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सर्वाधिक 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। ध्यान रखेंगे कि सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और यहीं पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए भी जाते हैं। तो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक पौधों को रोपित किया गया है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान के तहत। अगला फैक्ट है कि प्रयागराज चर्चा में क्यों रहा, आइए देख लेते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से की गई थी। ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह दोनों योजनाएं जुलाई 2024 में लागू की हैं। इस योजना में अतिरिक्त प्रावधान क्या किए गए हैं? उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तक पार्कों सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पौधे और पेड़ों की कटिंग उपलब्ध कराएगी। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 948 विरासत वृक्षों का पोषण करेगी। अगला पॉइंट है मित्र वन। मित्र वन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की घोषणा जुलाई 2024 में की है।
इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। अगला फैक्ट है कि हाथरस हादसे की जांच हेतु एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो हींग उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, हाथरस को उत्तर प्रदेश में हींग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर एक हादसा घटित हुआ, भीड़ अनियंत्रित हो गई और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसकी जांच हेतु एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2024 में इसका गठन किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग के अन्य सदस्यों में पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव तथा पूर्व IPS अधिकारी भावेश कुमार सिंह को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में यह पार्क स्थापित करने का निर्णय जून 2024 में लिया था। यह पार्क इस जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। अगला फैक्ट है आगरा और प्रयागराज दोनों एक साथ चर्चा में क्यों आए। आइए इस पर विचार कर लेते हैं। आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इन दो शहरों को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने हेतु 25 जून 2024 को मंजूरी प्रदान की है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा और प्रयागराज को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने के लिए 25 जून 2024 को अनुमति प्रदान की है, यानी निर्णय लिया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 25 जून 2024 को इसी को प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। इस मंजूरी के तहत 3 विरासत इमारतों कोठी रोशन उद्दौला जो कि लखनऊ में है, बरसाना जल महल मथुरा और शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। अगला फैक्ट है माहेश्वर तिवारी चर्चा में क्यों आए, इनके बारे में जानना भी महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार का निधन हो गया है, अर्थात माहेश्वर तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार और नवगीतकार थे, जिनका 16 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि माहेश्वर तिवारी को यश भारती पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, इस नीति के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए उन्हें देखते हैं। कि 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया के उत्पादन प्रयोग करने वाले स्टार्टअप्स प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इसके अंतर्गत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अनुमन्य होगा। प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपए प्रति 5 वर्षों तक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी यूपी नेडा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लगभग 1,20,000 रोजगार सृजित होना संभावित है। राज प्रताप सिंह के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह 7 मार्च 2024 को अपॉइंट किए गए हैं। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त 7 मार्च 2024 को राज प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। राजकुमार विश्वकर्मा चर्चा में क्यों आए? राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त मार्च 2024 में नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। जो भी पहले पूर्ण हो जाए वही कार्यकाल होगा। यानी प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि चूंकि राज्य सूचना आयुक्त चर्चा में आ गया तो मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में जो पहले पूरा हो जाए वही इनका कार्यकाल होता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्कशन करने का समय चूंकि नहीं है, अगर एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे तो ये वीडियो कई घंटों में पहुँच सकता है, इसलिए सीधे हम लोग करंट अफेयर्स की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा के दृष्टिगत केवल। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए MSME की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। आइए देख लेते हैं। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में 26 फरवरी 2024 को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र में अपनी तरह की पहली हैं। जो ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह निर्णय 26 फरवरी 2024 को लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला फैक्ट है कि भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा, ध्यान रखेंगे, IIT कानपुर द्वारा विकसित जनवरी 2024 में भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण की सुविधा प्रदान की गई। S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो एवं DRDO के मिशनों जैसे गगनयान
RLV तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगी। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत यथा कौन कौन से MV गुह एवं MV निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस पोतों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। MV गुह अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि MV निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगा। ये पोत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होते हैं और ये दोनों पोत वार्षिक 4000 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं। ये हरित पोत राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। आइए श्री कल्की धाम मंदिर पर चर्चा करते हैं, ये भी चर्चा में रहा है। तो 19 फरवरी 2024 की बात है। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। यानी अभी यह मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ है। शिलान्यास का मतलब होता है उसकी आधारशिला को रखना, यानी स्टार्ट होना। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। इस ट्रस्ट के चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं। ज्ञातव्य है कि श्री कल्की को भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम महाअवतार माना जाता है और श्री कल्की पुराण के अनुसार कलयुग के चौथे चरण में भगवान विष्णु के कल्की का अवतार होगा और ये अपनी तरह का पहला मंदिर होगा जिसके कुल देवता का अभी अवतार होने से पहले ही उसका मंदिर बन रहा है। ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 16 फरवरी 2024 की चर्चा है। ये 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे अभी तक। अब आप सब लोग जानते हैं कि ये रिटायर हो चुके हैं। तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया है। तो ध्यान रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ गठित किया गया है? प्रयागराज में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना 2020 में की गई थी। अगस्त 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनर्नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। दिव्य अयोध्या ऐप, इस ऐप के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? दिव्य अयोध्या ऐप जनवरी 2024 में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होगी। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। MSME में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल। जनवरी 2024 में वाणिज्यिक, रियल एस्टेट सेवाओं एवं निवेश से संबंधित कंपनी CBRI ने भारत में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत यानी MSMEs के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। इस संदर्भ में शीर्ष 2 राज्य, पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। विदित होना चाहिए कि इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है MSME अनलिसिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ध्यान रखेंगे कि MSME विस्तार के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। अगला फैक्ट है, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। ध्यान रखिएगा, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल चर्चा में रहा। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने कल आप सभी को पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भी एक पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल 7 सितंबर 2024 ईस्वी को डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित किया गया था 1960 में। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रदेश का पहला पूर्वांचल सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है। और यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए स्थापित पहला सैनिक स्कूल होगा, जो कहाँ स्थापित किया गया है? संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल मथुरा में। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल होगा जो कि मथुरा में स्थापित किया गया है। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। प्रधानमंत्री जी की अभी हाल ही में अयोध्या यात्रा रही है। क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं यहाँ से? 30 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिनमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, जो देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे, प्रधानमंत्री जी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों यथा रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ
और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया है। काशी तमिल संगमम चर्चा में रहा, आइए इस पर भी देख लेते हैं। 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। यह इस कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण था। ज्ञातव्य है कि प्रथम काशी तमिल संगमम वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। स्वसर्वेद महामंदिर का उद्घाटन, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्वसर्वेद महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वसर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। 7 मंजिला स्वसर्वेद महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वसर्वेद के 4000 दोहे लिखे हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। स्वसर्वेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, किसके शिक्षाओं एवं उपदेशों का प्रतीक है? तो महर्षि सदाफल देव। इस मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि स्वसर्वेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ भी है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया था। लेक क्वीन क्रूज 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी यानी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि लेक क्वीन क्रूज 15 दिसंबर 2023 को गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में इसका लोकार्पण किया गया है। तो ये प्रश्न सीधे पूछ सकते हैं कि रामगढ़ ताल अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? गोरखपुर में। 42वां रामायण मेला 14 दिसंबर 2023 को 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा
उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दिए जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन तथा नौ परिवहन, बंदरगाह एवं समुद्री मामलों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि सहारनपुर हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। आगे देख लेते हैं अयोध्या चर्चा में क्यों रही। अयोध्या तो लगातार चर्चा में है 2014 से, लेकिन अभी लेटेस्ट में चर्चा में क्यों आई, आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 11 नवंबर 2023 को दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की भी स्थापना प्रस्तावित है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित कार्य क्षेत्र को विस्तार देते हुए इसका पुनर्नामकरण अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में किया गया है। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन हेतु उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2023 को अधिनियमित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो पत्रिका है ये चूँकि अक्टूबर माह में प्रस्तावित परीक्षा के हिसाब से आ चुकी थी, तो अभी हाल ही में जो दीपोत्सव हुआ है अयोध्या में, यानी वर्ष 2024 की जो दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो उसमें 25 लाख यहाँ पर अभी कितने लेटेस्ट में जलाए गए थे, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, 22,23,000 दीप थे, लेकिन अब की इस बार 2024 में 25 लाख दीप जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान 2024 में स्थापित हो चुका है। तो ये अब डाटा आपके लिए विशेष महत्व नहीं रखता। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय भी बना है। हाँ, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। 31 अक्टूबर 2023 यानी 1 वर्ष पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय यानी ट्रेबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरैला पांडे ग्राम, सोनभद्र में ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुशेरवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अब लखनऊ चर्चा में क्यों आया, इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य की इस राजधानी शहर में
नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास 21 अक्टूबर 2023 को किया है। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। मतलब गोमती नदी को आदि गंगा भी कहा जाता है। वाह, एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिला यहाँ पर। INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत ही 25 मई 2023 को की गई है। गोरखपुर चर्चा में क्यों आया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास मार्च 2024 में किया है, तो लेटेस्ट में है। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा, ध्यान रखना है। यह महाविद्यालय गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा। यह महाविद्यालय पशुओं एवं जीव जंतुओं के स्वास्थ्य परीक्षण तथा उनकी नस्ल सुधार का केंद्र होगा। आनंदा डेयरी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। आनंदा डेयरी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य एक समझौता हुआ है। क्या समझौता है, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ। कौन सी 3 कंपनियां हैं? आनंद डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस। इन तीनों कंपनियों के मध्य 9 नवंबर 2023 को समझौता हुआ है। समझौते की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस समझौता ज्ञापन से उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस ब्राज़ील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत 18 नवंबर 2023 को की गई है। इस अभियान का विषय लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बना है, ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा। यह निर्णय नवंबर 2023 में लिया जा चुका है। इस एक्सप्रेस वे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए उत्तर प्रदेश की सुरमा नगरी दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध बरेली पर चर्चा करते हैं। बरेली को सुरमा नगरी भी कहते हैं। ये दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं भली भांति। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है अक्टूबर 2023 में। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपति नाथ, वनखंडी नाथ,
मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। उन्नाव चर्चा में क्यों आया? वैसे उन्नाव को एससीआर में शामिल किया गया है। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एससीआर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 6 जिले शामिल हैं। उसमें हम लोगों का रायबरेली भी शामिल है, उन्नाव भी शामिल है और बाराबंकी भी शामिल है, और लखनऊ के साथ सीतापुर हरदोई को भी शामिल किया गया है इसमें। उन्नाव चर्चा में क्यों रहा? उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण, जिस पर वो अश्व पर बैठे हुए हैं, ऐसी प्रतिमा का अनावरण 9 अक्टूबर 2023 को किया गया है। तो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण 9 अक्टूबर 2023 को उन्नाव जनपद में किया गया है। गाजियाबाद चर्चा में आ गया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन 25 से 26 सितंबर 2023 को किया गया है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DFI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 31 मई 2023 को किया गया है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को किया गया है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। आइए इसके संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसमें कहा गया कि इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब। नीलेट आप समझ चुके होंगे, ये एक सरकारी एजेंसी है जो CCC और O लेवल भी करवाती है। आप सब जानते हैं कि नीलेट गोरखपुर इस लैब का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2023 को किया गया है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी RPA लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। यह इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब या प्रयोगशाला होगी। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को किया गया है। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपरेट टीम द्वारा विकसित की गई है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना। नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई है। इस योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी 3 चरणों गाय की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए
और उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्राथमिक सब्सिडी 3 चरणों में गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग और श्रम विभाग के शिक्षकों के व्यावसायिक शिक्षा विभाग और श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से करेगा। इसमें इस शब्द से तो थोड़ा सा हमको तकलीफ है, त्वरित शब्द से, क्योंकि हमारे प्रदेश में यूपीपीएससी एक आयोग था अभी तक जो त्वरित गति से और पारदर्शी गति से कार्य कर रहा था, लेकिन उसको भी ग्रहण लग चुका है। और एक आयोग के बारे में तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, आप लोग जानते हैं, उसको यूपीएसएससी कहते हैं, उसका तो बात ही मत करिए। खैर, बहरहाल इस समय चर्चा में एक्टिव मोड में काम कर रहा है यूपीएससी। यूपीपीएससी पे ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन ग्रहण छटता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग तैयारी करते रहिए। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जैसी भी सिचुएशन में है आप लोग उसमें ढलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। गांडीव 5 जो कि अंतिम टॉपिक है इस क्लास का, पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित 14 सितंबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश परिदृश्य से संबंधित पिछले 1 साल में जितनी नवीनतम घटनाएं थी उनको हमने इस घटना चक्र पत्रिका के माध्यम से डिटेल में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। हम लोग अब अगली क्लास में नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।